कक्षा 8वीं में भूगोल देखिएगा। मानव संसाधन विषय है अध्याय 6। कल हमने आपको मानव संसाधन में भौगोलिक कारण के बारे में बताया था। ठीक है, आज हम देखेंगे किस प्रकार से मानव संसाधन को अन्य भागों में पहचान सकते हैं, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। ठीक है, ये वे कारक हैं जिसमें मानव संसाधन अपनी आजीविका को चलाते हैं और किस प्रकार से यह कारक मानव संसाधन में व्यवस्थित रहने के कारण हैं। ठीक है, जानते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक मतलब रुपए पैसे से संबंधित, ठीक है, रोजगार से संबंधित। औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक मतलब जहाँ पर कारखाने वगैरह हों, उद्योग वगैरह हों। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं, अर्थात इन स्थानों में लोगों के रहने की या निवास करने की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। उसके बाद सांस्कृतिक कारक। ठीक है, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। इन स्थानों पर धर्म से संबंधित बहुत से बौद्ध मठ या मंदिर या धार्मिक स्थान और यहाँ की सांस्कृतिक स्थितियाँ इतनी अच्छी होती हैं कि लोग ऐसे क्षेत्रों में रहने या निवास करने के लिए आकर्षित होते हैं या वहाँ पर रहने के लिए अपना मनपसंद स्थान बनाते हैं। उसके बाद है सामाजिक कारक। ठीक है, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे, ठीक है, महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा शहर है जिसका नाम है पूना। पूना को पुणे भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अच्छा आवास मतलब रहने के लिए अच्छे अच्छे घर, अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य मतलब बहुत अच्छे हॉस्पिटल वगैरह की सुविधा होने की वजह से यह जो क्षेत्र है वो अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में ज़्यादा लोगों यहाँ पर निवास करते हैं, अर्थात घने बसे क्षेत्र हैं। उदाहरण के लिए बताया है इसमें पूना। ठीक है, तो ये कारक कौन से हुए? आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारक, जिससे प्रभावित होकर व्यक्ति उन स्थानों पर रहता है। ठीक है, आइए जानते हैं अब जनसंख्या में परिवर्तन के बारे में हमारी पुस्तिका भूगोल क्या बता रही है मानव संसाधन अध्याय 6 के इस भाग में। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन अर्थात जनसंख्या में बदलाव। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। इस लाइन को याद रखेंगे। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। निश्चित अवधि मतलब वो निश्चित अवधि हो सकता है 10 साल, हो सकता है 20 साल या हो सकता है 5 साल। ये निश्चित अवधि, हम जिस मानव संसाधन को जानने के लिए एक अवधि निश्चित होती है, जैसे कि भारत देश में जनगणना हर 10 वर्ष में होती है। ठीक है, लोगों की गिनती
हर 10 वर्ष में होती है। ये क्या हो गया, एक निश्चित अवधि मतलब एक निश्चित समय के दौरान होने वाला परिवर्तन। ठीक है, इसके बारे में आगे देखेंगे। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है, यह कई गुना बढ़ गई है, जैसा चित्र 6.3 में दिखाया गया है। ठीक है, क्यों ऐसा? वास्तव में जन्म और मृत्यु दर की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। ठीक है, उस अवधि के दौरान कितने लोगों ने जन्म लिया और कितने लोगों ने अपना शरीर छोड़ा, उसके परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। ठीक है, एक लंबी अवधि मतलब एक लंबे समय में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। फिर बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था, किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से बच्चे इस दुनिया में आते थे और जल्द ही किसी न किसी कारण से इस दुनिया से चले जाते थे। ये कारण यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, लेकिन सन 1804 में, अब देखिए 1800 तक की स्थिति हमने जान ली। अब 1804 में यह पुस्तिका क्या बता रही है, विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई। कितनी हो गई? 1 अरब। किसकी? पूरे विश्व की। ठीक है, 150 वर्ष बाद मतलब 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। ठीक है, जो संख्या 1804 में 1 अरब थी वो 150 साल बाद कितनी हो गई? विश्व की जनसंख्या 3 अरब मतलब 1 से 3 सीधा 3 गुना बढ़ गई। कितने वर्षों में? 1.5 वर्षों में, 150 वर्षों में। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या का बढ़ जाना कहते हैं। अब 1999 में 1999 मतलब 1959 से 1999 के बीच अर्थात 30 वर्षों की अवधि में 30 वर्ष की अवधि में कम में जनसंख्या दुगनी हो गई। ठीक है, कितनी हो गई? दुगनी मतलब 3 अरब से बढ़कर 6 अरब हो गई मात्र 30 वर्षों के दरमियान या अवधि में। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति और औषधियों के कारण मृत्यु दर का कम होना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर लोगों के खाने की जो आवश्यकता थी वो पूरी हो जाती थी और अन्य औषधि मतलब बहुत सारी स्वास्थ्य सुविधाएं, दवाइयाँ, गोलियाँ जिससे व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाए, ऐसी व्यवस्था होने लगी। इसलिए लोगों के जो मरने की जो दर थी, जो शरीर छोड़ने का समय था वो बढ़ता गया। ठीक है, लोग अधिक जीवन जीने लगे और मृत्यु दर कम हो गई। ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चे दुनिया में आने के बाद तुरंत चले जाते थे वे अब क्या हो गए? बचने लगे। बहुत सारी दवाइयाँ बनने लगी और
विज्ञान बहुत ज़्यादा तरक्की करने लगा। ठीक है, और जो बुजुर्ग लोग भी हुआ करते थे उनके लिए भी बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हो गई, जिससे वो अधिक समय तक जीवन जी सके। अर्थात धीरे धीरे क्या हो गया, मृत्यु दर कम हो गई। इससे जनसंख्या में वृद्धि होती रही, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही और लोगों का जन्म लेना बहुत ज़्यादा संख्या में होता रहा और लोगों की मृत्यु कम होने लगी। इसलिए क्या हो गया, जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, अर्थात जनसंख्या बढ़ने लगी। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। ठीक है, जिनका भी जन्म होता है उनको साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है या गिना जाता है। ठीक है, जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अर्थात प्रति वर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों में मृतकों की संख्या में मापा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से उन्हें गिना जाता है। किसी क्षेत्र में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों का आना जाना होता है तो उसे प्रवास कहा जाता है। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं। एक देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विश्व में पुस्तक बंद हो गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक दर का तीव्र से बढ़ना है। जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक वृद्धि दर है, जिससे तीव्रता से जनसंख्या बढ़ने लगी। ठीक है, चलिए थोड़ा पीछे चित्र को देख लेंगे। 6.3 यहाँ पर देखिएगा, जनसंख्या बता रहा है लोगों की संख्या कैसे बढ़ी। 500 ईसा पूर्व 100 मिलियन, फिर 170, उसके बाद 1000 में 2065, फिर 1500 में 125। इस प्रकार से विश्व में जनसंख्या की वृद्धि हुई। अब देखिए 1800 में बता रहा है 900 मिलियन और 1200 में बता रहा है 1625 मिलियन। अब 1950 में देखिए किस तरीके से जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। 2074 में देखिए किस प्रकार से ये जनसंख्या बढ़ी है, 4000 मिलियन। उसके बाद 1999 में ये 4000 से बढ़कर कितनी हो गई? 6000। और आखिरी में बता रहा है 2025 में कितनी हो सकती है, इसका एक अनुमान बता रहा है। ये हो जाएगी जनसंख्या वृद्धि दर बढ़कर 8525 मिलियन। ठीक है, इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि दर को बताया गया है कि 2025 में, मतलब आने वाले 4 साल बाद, पूरे विश्व की जनसंख्या इतनी होने का अनुमान है। अब इस चित्र से समझेंगे
जनसंख्या वृद्धि दर को। मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है, अर्थात लोग दुनिया से कम जा रहे हैं और लोग दुनिया में ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। ठीक है, तो मृत्यु दर कम रहेगी और जन्म दर अधिक रहेगी तो जनसंख्या बढ़ेगी। अब दूसरे चित्र में बता रहा है जन्म दर और मृत्यु दर समान होना, अर्थात जनसंख्या एक जैसी रहती है। ठीक है, जिसे स्थिर जनसंख्या कहते हैं। अब अगले चित्र में बता रहा है जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना, अर्थात जनसंख्या का कम होना। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग दुनिया में कम संख्या में आ रहे हैं, लेकिन इस दुनिया से लोग ज़्यादा संख्या में जा रहे हैं, तो जनसंख्या में कमी आएगी, अर्थात जनसंख्या का कम होना। इस प्रकार से चित्रों के माध्यम से जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर जनसंख्या की स्थिरता या अस्थिरता को दर्शाया गया है। इसे जनसंख्या का संतुलन कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहेंगे पुस्तक को और आज्ञा मानते रहेंगे अपने माता पिता और गुरु की। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।